नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ। अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि इनकम टैक्स वाला कानून आ गया है और उस कानून के तहत सरकार तैयारी कर रही है कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट, हमारे ईमेल, यानी हमारी जो भी प्राइवेसी है उसके अंदर ताक झाँक करने का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाबू को पूरा अधिकार दे दिया जाए। यानी वो जो चाहे वो हमारी जानकारी साझा कर सकता है, निकाल सकता है। मैंने इसमें जब वीडियो बनाया था तो आपको बताया था पूरे विस्तार से कि इससे खतरे क्या क्या हैं, किस तरह के खतरे हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो उसको देख लें। लेकिन इस बीच में एक और खबर आ गई है। भाई, केंद्र की सरकार को अब तीसरा टर्म है। तीसरे टर्म में सीटें कम आ गई हैं, 240 आ गई हैं। अब खतरा ये भी हो सकता है कि आगे ना जाना पड़े। तो आप क्या करोगे? आप ये कोशिश करोगे कि मैं कुछ ऐसा जुगाड़ निकालूं कि मैं हमेशा के लिए जो 2050 तक टिकने की मैंने बात कही है वो टिक जाऊं। तो लोकतंत्र में ऐसे टिकना आसान तो है नहीं, और अभी तक की जितनी व्यवस्था कर ली है उससे भी मुश्किल है, क्योंकि 2024 के चुनाव में समझ में आया कि सारी व्यवस्थाओं के बावजूद आप कहीं ना कहीं लड़खड़ा गए, बैसाखियों पे आ गए। राजीव कुमार भी चले गए, लेकिन राजीव कुमार के जाने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी आए वो बहुत खतरनाक टाइप के आदमी हैं। कैसे खतरनाक हैं? अभी जुमा 4 रोज हुए हैं और उन्होंने एक नया रास्ता निकाल लिया, एक नया तरीका निकाला है इस देश के चुनाव और लोकतंत्र के लिए, जिसे बेहद खतरनाक माना जा रहा है। तरीका यह है कि आधार कार्ड के साथ वो आपके वोटर आईडी कार्ड को जोड़ना चाहते हैं। भाई, आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड जुड़ जाएगा तब तो अच्छा हो जाएगा। फेक वोट नहीं बनेगा। एक एक आदमी के 40-40 जो वोटर आई कार्ड बने रहते हैं वो नहीं बनेंगे। यही सब आपके दिमाग में आएगा। अभी पिछले दिनों एक पूरा पन्ना भर के केजरीवाल ने कहा इतने वोटर नकली मिले हैं वहाँ पे गोल मार्केट में। वहाँ पता चला एक ही वोटर आई कार्ड के कई बंगाल में, महाराष्ट्र में, तो कई सारे घोटाले जो है वो चुनाव आयोग के सामने आ रहे हैं। ये सही मौका है जब घोटाले सामने आ रहे हों और तब आप ये प्रस्ताव रख दो कि भाई आधार से जोड़ देंगे, अब कोई घोटाला नहीं होगा। अब आप इसका विरोध करोगे, कहोगे इनको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आधार के साथ वोटर आई कार्ड जुड़ गया तो समझो आप सरकार की पकड़ में आ गए। पकड़ में कैसे आ गए? एक सरल तरीके से आपको समझाता हूं। एक कॉलेज का चुनाव हो रहा है, आप स्कूल का चुनाव हो रहा है समझ लीजिए। उसमें 10 कक्षाएं, कक्षा 1, 2, 3, 4, सबके अपने सेक्शन हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि किस सेक्शन के बच्चे किसको वोट देंगे, तो आप क्या करोगे? आप कोशिश करोगे उस दिन उस सेक्शन की छुट्टी करवा दो किसी भी बहाने से, या उनका कुछ प्रैक्टिकल रखवा दो, या क्योंकि आप तो प्रिंसिपल हो, आपके पास तो ताकत है, आप स्कूल में कुछ भी कर सकते हो। तो जहां आपने 3 ऐसे सेक्शन की छुट्टी करा दी जो ए पार्टी को वोट देती है, तो बी पार्टी वाले के जीतने के चांसेस बढ़ गए, मतलब पूरे ही हो गए समझ लो, क्योंकि विरोधी तो वोट दे नहीं पा रहे हैं, तो वो सुपड़ा साफ विक्ट्री हो जाएगी। अभी समस्या ये है हमारे वोटिंग सिस्टम में इस तरह के लोगों के सामने कि वो पता नहीं लगा पाते हैं कि कौन से सेक्शन का आदमी किसको वोट दे रहा है। मतलब कि कौन से इलाके में, कौन से मोहल्ले में, कौन से पोलिंग बूथ पे किसके वोट किसको जा रहे हैं, एग्जैक्टली पता नहीं लग पाता है। अब क्योंकि वोटिंग परसेंटेज तो पता लग जाता है, लेकिन वोट किसको जा रहे हैं तो ये कैसे पता लगेगा? ये पता लगाने के लिए ये तरीका सबसे कारगर हो सकता है कि आप आधार कार्ड के साथ वोटर आई कार्ड जोड़ दो। कैसे? क्योंकि आपका डेटा एक बार सेंट्रलाइज डेटा आ गया, यानी आपके आधार कार्ड का डेटा आपके वोटर आई कार्ड से जोड़ने का मतलब ये है कि डेटा सेंट्रलाइज लेवल पे पहुंच गया। फिर वही डेटा आधार कार्ड का आपकी 10 चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो मुश्किल बिल्कुल नहीं है ये पता लगाना कि किस इलाके के लोगों का रुझान क्या है, और जब ये पता लग जाता है तो आप बहुत तरीके से खेलते हैं। भारत के उदाहरणों पे आएंगे, कानून इस पे क्या कहता है इस पे भी आएंगे, और कानून के खिलाफ जाके चुनाव आयोग ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया इस पे आएंगे। उससे पहले मैं आपको विदेश यात्रा कराता हूँ। अमेरिका में 16 के चुनाव में एक स्कैंडल सामने आया था। इस स्कैंडल का नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका। हमारे यहाँ पे भी ये माना गया कि उस कंपनी ने अपनी सेवाएं कुछ पार्टियों को दी थी
जिसमें कांग्रेस पार्टी का नाम भी उछला था, लेकिन वो सेवाएं चुनाव में इस्तेमाल नहीं हो पाई थी। हुआ क्या कि 16 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक पे जाके फेसबुक कंपनी से डेटा हासिल किया, डेटा फेसबुक का चुरा लिया। चुराने के बाद फिर उन्होंने ये पता लगाया कि कौन आदमी किसको सपोर्ट करता है और किस आदमी का रुझान क्या है। उस रुझान के आधार पर फेक न्यूज बना बना के मतदाताओं को प्रभावित किया। ऐसे समझ लीजिए कि सहारनपुर में अभी तनाव था। अब जो लोग, अभी तो वैसे तो हमारे यहाँ धर्म से ही पता चल जाता है, नाम से ही पता चल जाता है, फिर भी हिंदुओं में भी कट्टर वाले कौन से हैं, उनको कुछ ऐसे मैसेज डाल दो कि तुरंत वोट डालने आ जाए। मसलन कि पिछले कुछ चुनावों में उत्तर प्रदेश में लोगों को एसएमएस पर मैसेज आए कि तुम हिंदुओं घर में सो रहे हो और तुम्हें पता नहीं है कि सामने वाली कम्युनिटी जो है वो पूरी जम के वोट डाल रही है, फिर मत कहना कि तुम्हारा योगी हार गया। लेकिन ये मैसेज सिर्फ उन लोगों के पास गए जो उस मैसेज से भड़क के वोट डाल सकते हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कस्टमाइज मैसेज, यानी आपको जिस आदमी का मिजाज जैसा लगता है, किसी आदमी को थोड़ा ठुमके वाला देखता है, अगर वो वीडियो उसको ठुमके वाला एक अश्लील किस कलर की चड्डी पहनी है टाइप का अगर मैसेज भेज दिया, उस पर वोट डालाएगा। तो अलग अलग तरीके से आप टारगेट करके ये करते हो, और ये काम वहाँ पर किया गया था अमेरिका में। अगर आईडी से लिंक हो गया तो सरकार को हर मतदाता का डेटा मिल जाएगा और वो भी टारगेटेड कैंपेन कर सकती है। और टारगेटेड कैंपेन करने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल जैसी कंपनियां पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट टारगेटेड देती हैं। आप अगर चाहो और फेसबुक पे विज्ञापन देना चाहो, आपकी दूध की डेयरी है, तो जहाँ जहाँ से लोग आपका दूध लेने आ सकते हैं सिर्फ वहीं पर ही आपका विज्ञापन जाएगा, उससे 4 किलोमीटर आगे भी नहीं जाएगा। ये टीवी नहीं है कि आपका कनॉट प्लेस पे कपड़े का शोरूम है और आपने विज्ञापन दे दिया और पता चला कि मुंबई वाला भी विज्ञापन देख रहा है लेकिन वो कपड़े खरीदने कनॉट प्लेस नहीं आ सकता। तो टारगेटेड एडवर्टाइजिंग और फेक न्यूज़, टारगेटेड फेक न्यूज़ जो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने किया था, उसके ज़रिए चुनाव के नतीजे बदले जा सकते हैं। ये अलग अलग तरह जगह पे साबित हुआ है। रूस में भी डिजिटल सर्विलांस के ज़रिए चुनावी नतीजों में हेरफेर किया गया है और वहाँ पर बाकायदा वोटिंग डेटा जो है वो सोशल मीडिया ट्रैकिंग के ज़रिए पता कर लेते हैं और उन्हें पता चल जाता है कौन कौन विपक्ष का समर्थन कर रहा है और पुतिन उसे पुलिस से उठवा लेता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को हैक करने और डाटा में हेर फेर करने के तमाम सारे तरीके पुतिन ने इसी तरह से निकाले हैं, इसीलिए उसको 80% वोट मिल जाते हैं। ये एक स्थापित तरीका है जिसको पूरी दुनिया मानती है। तीसरा, चीन। भारत में खतरा ऐसे है कि सरकार अगर ये जान गई कौन आदमी विपक्ष की पार्टी का समर्थक है तो उसके घर पे रेड डलवा देगी। अभी आप देखिए सारे विपक्ष के मुख्यमंत्रियों के यहाँ पे रेड, मुख्यमंत्री के नज़दीक के आदमी पे रेड। जहाँ जहाँ आपको लग सकता है कि इस आदमी के पास थोड़ी पावर होगी या इस आदमी को पकड़ने से नेता को दबाव में लिया जा सकता है, इस नेता को पकड़ लेंगे तो ये मायावती की तरह जो है एकदम इसके स्वर बदल जाएंगे, उसको वो टारगेट करके रेड डालते हैं, उसको ग्रिल करते हैं, कभी उसको सरकारी गवाह बनाते हैं। जैसे केजरीवाल के खिलाफ एक आदमी को बनाया था, एक लॉटरी किंग का जो डोनेशन था उसने कैसे, वो सब आपने जो स्टोरी थी अभी इलेक्शन फंडिंग वाली उसमें सब देख लिया, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली में सब पता है। चीन की सरकार भी डिजिटल आइडेंटिटी को ट्रैक करती है और उसके आधार पर आपको क्रेडिट स्कोर देती है। इस आदमी को 10 नंबर दे सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, ये आदमी 1 नंबर वाला है, इस पर नज़र रखो, जेल में डाल दो ससुरे को। चूँकि आधार के डेटा में आपकी पुतलियों की, अंगूठे की, नाम, पिता का नाम, सब कुछ इतनी जानकारियां दर्ज हैं, आपका पता, ये सब, कि आपको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। यही करता है। और कैसे करता है चीन, उसने हांगकांग में कैसे किया, डिटेल से मैं कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, अब फिर दोबारा से लंबा हो जाएगा। और इसी तरह से इसी आधार पर वो ये देखते हैं कि ये आदमी
हमको परेशान करता है तो उसको सरकारी सुविधाओं से वंचित रखो। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण है। दिल्ली यूनिवर्सिटी सरकार का डिपार्टमेंट नहीं है, एक यूनिवर्सिटी एक इंडिपेंडेंट स्वायत्त संस्था होती है। एक प्रोफेसर अपूर्वानंद होते थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे सरकार की आलोचना किया करते थे। उनको एचओडी बन जाना चाहिए था, उनका टर्म आ गया था, लेकिन उनका टर्म आने के बावजूद उनको एचओडी नहीं बनाया गया है। इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि वो सरकार की आलोचना करते थे। तो ये तो उनके स्तर पे है, लेकिन आपके मेरे लेवल पे जब इस लेवल पे बातें पहुंच जाएंगी और उनको ट्रैक किया जाएगा, हमारे लेवल पे तो पहुंच चुकी हैं, तो सोचिए कि कितना मुश्किल हो जाएगा लोकतंत्र का बचे रहना। और हम देख रहे हैं कि वहाँ पर चीन में जो हो रहा है, रूस में जो हो रहा है, अमेरिका में जो हो रहा है, वो भारत में भी हो सकता है। कौन से लोग सरकार के खिलाफ वोट डालते हैं, उनको राशन सब्सिडी वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उसी आधार पर मिलेगी। और अभी हम ये देख रहे हैं इलेक्शन में अलग अलग जगहों पर मुंह देख कर तलक किया जाता है, ये हमारा वोटर है, ये नहीं है। इससे बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं और दिल्ली में तो अभी आरोप भी लग रहे हैं जो अलग अलग योजनाओं को लेकर। ये सारी चीज़ें हैं। अब अगर आप संविधान में चले जाओ तो आपको 2017 का फैसला याद करिए आप। 2017 में क्या हुआ था? पुत्तुस्वामी केस हुआ था। पुत्तुस्वामी केस में आधार की प्राइवेसी पर संविधान पीठ ने बैठकर चर्चा की थी कि क्या आधार को सरकार अनिवार्य कर सकती है। तो 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसमें यह कहा गया कि बिल्कुल नहीं कर सकते तुम अनिवार्य। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार का उल्लंघन है, आपकी प्राइवेसी है। दूसरा, इस देश में 50-50 रुपए में, 500-500 रुपए में आधार का डाटा बिकता फिरा है। एक एक साल में कई कई बार लीक हुआ है डेटा, इसलिए आप डाटा की सुरक्षा की बात भी नहीं कर सकते हो। दूसरा, ये देश विविधताओं का देश है। आज भी मैं आपको बताऊं, मेरे घर में एक मजदूर काम करता था और उसको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए आधार बनवाना था। वो आदमी अपने आधार के लिए जो परिवार, जो उसका घर के पते का ही प्रूफ नहीं दे पा रहा था। कहाँ से दे? वो एक कोठरिया किराए पे लेके 3,000 रुपये में रहता है। उसके मकान मालिक उसको कुछ देने को तैयार नहीं, न रसीद देने को तैयार, न कुछ तैयार। अब वो आधार बने तो उसके लिए कुछ प्रूफ चाहिए, वो उसके पास है ही नहीं। उसने मुझसे संपर्क किया तो बड़ी मुश्किल से एक वकील साहब तैयार हुए। वकील साहब ने जाके वहाँ आधार केंद्र में बहुत सारे कानून वानून गिनाए, तब भी जाके उसका बहुत मुश्किल से कुछ शपथ पत्र वगैरह दे दवा के बना। लेकिन आप इससे सोचिए कि ये जो ऐसा तबका है, और ये हमारे देश में 30% लोग, 40% लोग ऐसे हैं। अब अगर इन लोगों के पास आधार कार्ड ही नहीं बनवा सकते ये, तो इसका क्या वोटिंग राइट छीन लोगे? क्या सरकार गरीबों का मताधिकार छीन लेगी? जो लोग किराए के मकान पर रहते हैं, किराएदार को मकान मालिक प्रूफ नहीं देने को तैयार है कि वो किराएदार, उसको लगता है कल के दिन कब्जा कर लेगा, कोर्ट में चला जाएगा वगैरह वगैरह। और दिल्ली में किराएदार को केजरीवाल ने अलग से बिजली के मीटर दिए तो उस पर लिख दिया कि ये जो बिजली का मीटर है ये वहाँ के रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होगा। राशन कार्ड पे लिख दिया जाता है कि ये आपके रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर मान्य नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में एक गरीब आदमी ना तो आधार हासिल कर पाएगा, तो क्या उसका वोटिंग राइट छीन लोगे? यानी इसको अनिवार्य तो किया ही नहीं जा सकता, लेकिन भाई चुनाव आयोग इस जुगाड़ में लगा है कि इसको अनिवार्य कर दिया जाए। और इसमें केस में जो है बाकायदा मास सर्विलेंस का खतरा बताया गया था। अगर सरकार आधार आईडी लिंक करती है तो मास सर्विलेंस यानी जनता पर निगरानी का जरिया ये बन सकता है। ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पुत्तुस्वामी केस में। और इसलिए किसी भी व्यक्ति की पसंद को ट्रैक करना उसकी निजता का उल्लंघन है, इसलिए आधार को आप लिंक नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21(14) समानता का अधिकार देता है। अगर कुछ लोगों को किसी भी आधार पर वोट डालने पर रोका जाता है, या वो इसी वजह से, जैसे मैंने बताया कि बेचारा आधार नहीं है, बनवा ही नहीं पाएगा, या नेताजी को लगता है इस इलाके में तो फला धर्म के लोग रहते हैं, मेरी पार्टी को वोट नहीं देंगे तो मैं इनके लिंक ही नहीं करने दूंगा, तकनीकी खराबी आ जाएगी, इंटरनेट डाउन हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है इस देश में। तो आप देख रहे हो ऊपर से क्या होता है।
और आप उनका वोट छीनने लगोगे। आधार को मैंडेट, आप देखते नहीं है किस तरह वोटर लिस्ट में नए नाम लाखों लाखों जुड़ गए, लाखों लाखों नाम गायब हो गए लास्ट मोमेंट पे। ये तो चुनाव में आरोप लगे, सब निकल के आया, वोटर लिस्ट पेश की गई है, चुनाव आयोग में लिखित में शिकायत की गई है। तो ऐसी अवस्था में आधार को लिंक करने का मतलब ये है कि वोटर का सप्रेशन हो सकता है, वोटर को कुचला जा सकता है। 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर आप सरकार के खिलाफ वोट डालते हैं तो आप पे दबाव बनाया जा सकता है। डेटा लीक होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि आपका डेटा सेंट्रलाइज डेटा होगा, एक जगह पर डेटा रखा जाएगा चुनाव आयोग के पास में। एम्स का डेटा, जिसमें प्रधानमंत्रियों के स्वास्थ्य का डेटा रखा होता है, वो हैक हो गया। आधार कार्ड का डेटा हमारे देश में हैक हो गया, कोविड का डेटा हैक हो गया, इतने सारे डेटा हमारे यहाँ रोज़ हैक होते रहते हैं। उस देश में आप इतना बड़ा रिस्क देश के लिए नहीं ले सकते हो। 2018 में UIDAI का डाटा लीक हो गया था, 10 करोड़ आधार नंबर लीक होने का दावा किया गया था। 2019 में तेलंगाना सरकार की वेबसाइट से 60 लाख से ज़्यादा आधार नंबर सार्वजनिक हो गए थे। अगर वोटर आईडी से भी जुड़ा हुआ डाटा लीक हो जाता है तो लीक हो जाता है या लीक कर दिया जाता है, कुछ भी हो सकता है। देश की पूरी ताकत, देश का राज हाथ में आने वाला है। देश का प्रधानमंत्री अगर एक बार किसी आदमी के घर चला जाता है, उसको कोई परेशान नहीं करता। चंद्रचूड़ साहब का याद कर लो आप, अपना आदमी है, ये कहा नहीं जाता बस बगल में खड़े हो जाओ। उस देश में ताकत जब चली जाए तो क्या होगा? और डाटा अगर लीक कर दिया गया तो क्यों नहीं करेगा आदमी, इतनी ताकत आ रही है तो। लेकिन अगर लीक हो जाता है, मान लीजिए नहीं किया, तो भी राजनीतिक दल ये देख सकते हैं कि किस इलाके में किन लोगों ने किसे वोट दिया। यानी वार्ड नंबर 17 से तो भाई साहब पोर्ट पड़ा हुआ है बीजेपी को, अब वार्ड नंबर 17 के वोट नहीं पड़ने देना है, या कुछ गड़बड़ी कर दो, या मशीन खराब कर दो, उनकी मशीन ही ठीक ना हो, आधा दिन बीत जाए। ये हम लगातार देखते रहते हैं। फेक वोटिंग, बहुत सारी चीज़ें। विरोधी वोटर्स को डराया धमकाया भी जा सकता है और उनको लालच भी दिया जा सकता है। अभी हाल में कुछ मामले ऐसे सामने आए थे कि जिस इलाके में विरोधी दल के लोग रहते थे, वहाँ पर लोग इलेक्शन में लगाने वाली स्याही लेकर गए, उनको कहा आपको वोट नहीं डालना है, ये लीजिए 1000 रुपये। 1000 रुपये वोटर को दिए और उसकी उंगली पे स्याही लगा दी, ताकि कल वो अगर वोट डालने जाए तो उसकी उंगली पे स्याही लगी हुई मिले और वो वोट ना डाल पाए। इस तरह से लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया। ऐसे अनेक मामले हमारे यहाँ पर आए हैं। तो इससे सबसे बड़ा खतरा जो करने वाली है सरकार का जो टारगेट है, आप इन सब बातों से अंदाज़ा लगा चुके होंगे किस तरह से सरकार पूरे इलेक्टोरल सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है अगर चुनाव आयोग आधार से वोटर आईडी को लिंक करने में कामयाब हो जाता है। वैसे तो कानूनन ये मुमकिन ही नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण है कि ये कोशिश भी कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि इस पे डिटेल्ड संविधान पीठ का फैसला 2018 में सुप्रीम कोर्ट का आ चुका है। लेकिन इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का जो हाल है, चुनाव आयोग का जो हाल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी हम नहीं कह सकते कि क्या होगा, क्या रुख होगा, क्या रवैया होगा। जब अदालत ये लिख सकता है कि भाई ये चीज़ जो है ये तो कानून के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन जनता की भावनाएं क्या करोगे, बहुत सारे मामलों में लिखा गया, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस मामले में अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र बचा रह जाए तो हमको आवाज़ उठानी पड़ेगी। उसके लिए वीडियो आपको शेयर करना पड़ेगा। और बताता हूँ आपको, और उदाहरण देता हूँ। छीन लीजिए ब्राज़ील में चुनाव का डिजिटलीकरण किया गया, ईवीएम और डिजिटल आईडी सिस्टम लागू किया गया, जो हमारे यहाँ होने जा रहा है। 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया डेटा के ज़रिए मतदाताओं को झूठी सूचनाएं दी गई और प्रभावित किया गया। जैर बोल्सोनारो की पार्टी
वोटर्स को प्रभावित करने के लिए सिलेक्टिव पोस्टर लगा रही थी अलग अलग इलाकों में। और ये अपने आप में समझा जा सकता है कितना बड़ा खतरा है। एग्जैक्टली ब्राज़ील में यही हुआ था। जो बात मैं कह रहा हूँ वो हो चुकी हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका बता दिया, रशिया बता दिया, चाइना बता दिया, और तो और हांगकांग में चीन की सरकार का सर्विलांस इतना तगड़ा है, फेशियल रिकॉग्निशन के कैमरे लगे हुए हैं, प्रो डेमोक्रेसी कौन कौन प्रोटेस्ट करता है उसकी पहचान हो चुकी है, और जो करता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसे में वहाँ पर भी पूरी तरह से चीनी सरकार ने इलेक्शन में अपना इन्फ्लुएंस बना लिया है, सिर्फ डाटा के बेसिस पे कि कौन आदमी प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट करता है। यूके में ब्रेक्जिट के दौरान याद करिए डेटा का मैनिपुलेशन हुआ था, यानी खास तरीके से लोगों के दिमाग में 2016 में जब ब्रेक्जिट क्या हुआ था आपको बताऊं, यूरोपियन यूनियन जो थी ना उसका सदस्य पहले ब्रिटेन भी था। फिर ये जो बोरिस जॉनसन है ये पत्रकार था, इसने एक लेख लिखा और उस लेख में ये बताया कि कैसे ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाना चाहिए। और उसके बाद में एक माहौल बनना शुरू हुआ और बोरिस जॉनसन जो पत्रकार था वो पत्रकार से एक बड़ा आदमी बन गया और प्रधानमंत्री बन गया। और वहाँ पर एक ऐसा माहौल हुआ जिसके जनमत संग्रह कराया गया ब्रिटेन के लोगों के बीच में कि भैया हमको अब रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसका नाम इसी को ब्रेक्जिट कहते हैं। उसमें लोगों ने वोट डाला थोड़े नामामूली अंतर के साथ में, ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर रहना चाहिए इस बात को लेकर ये विचार जीत गया और यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया। यहाँ पे प्रो ब्रेक्जिट बाकायदा साजिशें हुई, सोशल मीडिया के ज़रिए माहौल बनाया गया और वो उसके पीछे भी डाटा लीकेज बहुत बड़ा कारण था। उम्मीद करता हूँ कि अब आप पूरी दुनिया में डेटा का महत्व क्या है वो समझ गए होंगे। भारत के आदमी को समझाना बड़ा मुश्किल है, कहता हमारे यहाँ तो क्या सब कुछ खुला कार्ड है, क्या जान लेगा भाई, हमारा तो सबको पता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप समझ रहे होंगे कि जब सब कुछ पता है उतने भर से कितना खेल कर जाते हैं बड़े लोग, जो हम लोग को पता नहीं लगता है। नमस्कार, जय हिंद। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक वीडियो को पहुँचाएँ। वीडियो को इसलिए छोटा रख रहा हूँ, आप बोर हो जाएंगे। नमस्कार।